गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने मास स्पेक्ट्रा के बारे में जाना था कि मास स्पेक्ट्रा को पढ़ने की हमें क्यों आवश्यकता है और किस तरह से हमें मास स्पेक्ट्रा मिलता है। आज बच्चों हम जब मास स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसमें जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसके पास ही हमें और भी कई पीक्स देखने को मिलती हैं। और वो पीक किस वजह से मिलती हैं? आइसोटॉप्स की वजह से। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन है उसका, स्टार्टिंग में भाई फ्रेगमेंटेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसका एक पैटर्न अपन लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मास स्पेक्ट्रा में जो हमें दूसरी पीक मिलती है मॉलिक्यूलर आयन की, वो किस वजह से मिलती है। मास स्पेक्ट्रा में कुछ पीक सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी की हमें दिखाई देती है जो कि आइसोटोप की उपस्थिति की वजह से होती है। इन पीक को हम M+1 और M+2 पीक कहते हैं। M+1 व M+2 पीक की इंटेंसिटी इस पर निर्भर करती है कि आइसोटोप की जो नेचुरल अक्रेंस है उसमें उसकी कितना वो प्रेजेंट है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमें M+ और M+2 की कोई पीक नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके अलावा आप ये देखिए C12, अब ये हमें मिल रहा है 98.9%, ठीक है। और हमें यहाँ पर कार्बन 13 1.1% मिलता है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें हम Cl करेंगे। Cl में भी देखिए 75% आपका Cl 35 मिलता है, जबकि उसका आइसोटोप जो 37 है वो हमें 24.5% नेचुरल अक्रेंस है उसमें हमें ये मिलता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि 79 Br जो नेचुरली मिलता है उसमें जो उसका आइसोटोप मिलता है वो Br 81, वो कितना 49.5% मिलता है, लगभग बराबर मिलता है। इसी तरह से आप देखिए Cl है 35 और 37 है, उसमें देखिए 1:3 का रेशो है जो आपकी जो इनकी जो नेचुरल अक्रेंस है उसके अंदर। अब यदि हम मीथेन का मास स्पेक्ट्रा को देखें, ये पूरा बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे आप देख सकते हैं। बाकी हम यदि यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर देखें, ये सिंपल सा आपका मीथेन का जो बना हुआ है स्पेक्ट्रा, आप उसको देखिए। मीथेन के मास स्पेक्ट्रा को देखने से हमें पता चलता है कि M+1 पीक लो इंटेंसिटी की होती है क्योंकि 1.1% नेचुरल कार्बन में हमें कार्बन 13 आइसोटोप की एडिशनल पीक हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि अभी हमने कार्बन 13 की अक्रेंस की बात करी थी, तो यहाँ पर कार्बन 13 के लिए जो M+1 पीक हमको मिल रही है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम रेशो, क्योंकि उसका परसेंटेज कितना है 1.1 है। उसकी अपेक्षा आप यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारी M+ पीक है वो कितनी पे मिल रही है हमें, क्योंकि इसकी अक्रेंस कितनी है 99% है, 98 पॉइंट समथिंग जो भी है उतना परसेंट है। तो इस वजह से हमें इस तरह की पीक देखने को मिलती है। यदि हाइड्रोजन के आइसोटोप की अपन बात करें, अभी हमने पीछे देखा था उसमें, तो ड्यूटेरियम में हमें नेचुरल सिर्फ 0.015 ही मिलता है, ठीक है। इस वजह से पीक पोर्शन में बहुत स्मॉल होती है और इसी वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपको मैं वहाँ पर चार्ट में देखा था कि कैसे उसके अंदर जो आपका जो है ड्यूटेरियम है या ये है, इसकी अक्रेंस कम होने की वजह से हमें जो ये पीक की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है और इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कार्बन में हमने M+2 पीक जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जितनी कि हमें क्लोरीन और ब्रोमीन और सल्फर में हमें ये पीक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। अब बच्चों ये है कि हमारे लिए ये पीक इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है। यदि किसी कंपाउंड में ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है तो हमें ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी की पीक देखने को मिलती है, यानी उसका 1:1 रेशो हमें पीक का देखने को मिलेगा। और यह पीक हमें Br 79 व Br 81 की वजह से मिलती है। अब बच्चों आप यहाँ पे स्पेक्ट्रा के अंदर देखिए, हम जिस पीक की बात कर रहे हैं वो पीक ये है। अब M+2 पीक मिल रही है हमें, यहाँ पर ये देखिए,
ये Br81 की वजह से मिल रही है, और सेकंड पीक जो हमको मिल रही है Br79 की वजह से मिल रही है। और ये किस रेशो में मिल रही है? आप देखिए कि इनकी जो इंटेंसिटी है लगभग बराबर है, नेग्लिजिबल है। अपन ने वहाँ परसेंटेज भी देखा था इनकी अक्रेंस का, 50 पॉइंट समथिंग और 49 पॉइंट समथिंग ऐसे ही कुछ था। अब इसमें अपन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखिए कि हमें यहाँ पे ये पीक क्यों मिल रही है। अब यहाँ देखिए कि MZ जो है हमारा वहाँ 94 है, यहाँ पर 96 है, और इसी की वजह से हमें पीक मिल रही है। और Br के लिए हमें पीक क्यों नहीं मिल रही है? नोट चार्ज डज नॉट अपीयर इन द मास स्पेक्ट्रा। यदि किसी भी तरह का, हमने पहले भी आपको बताया था कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तभी वो स्पेक्ट्रा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में शो करेगा, अन्यथा वो कोई किसी भी तरह का स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेगा। बच्चों ये तो बात करी थी अपन ने ब्रोमीन की। अब बात करते हैं हमें Cl। यदि हमें मोनोक्लोरो एल्केन की हम बात करें तो हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बच्चों ये जो M+2 पीक जो दिख रही है वो किस रेशो में दिखेगी? 3:1 रेशो में दिखेगी। अक्रेंस भी हमने यही देखी थी, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि जो हमारा जो आइसोटोप है उसकी कितनी मात्रा प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप इस स्पेक्ट्रा को ध्यान से देखिए। अब आप इस स्पेक्ट्रा में देखेंगे कि आपकी जो पीक है CH3Cl में 35 के लिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छी इंटेंस पीक दिखाई दे रही है, जबकि चूँकि इसकी ये मिल रही है अपने को M+2 52 के अराउंड मिल रही है, और ये किसकी है? 37 के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि दोनों में 1:रेशो है। अब ये तो बात हुई कि यदि आइसोटोप प्रेजेंट है तो हमें जो M+1, क्योंकि हमने कहा है कि हमारा जितना जो भी अननोन कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई किया है या हमने बनाया है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक से पता लगता है। अब बच्चों यही हमारे लिए टेंशन का विषय हो जाएगा कि एक तो मॉलिक्यूलर आयन पीक हमको समझ में आ गई, मगर यदि उसके बगल में हमें एक और पीक नज़र आ रही है तो किस वजह से नज़र आ रही है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि हमें M+1 या M+2 पीक मिलती है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब बच्चों अपन बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। मॉलिक्यूलर आयन की पीक से हमें मॉलिक्यूलर वेट का पता चलता है, और यह मॉलिक्यूलर आयन पीक स्मॉल आयन या हम कहें कि हम इसको स्मॉल आयन पीक भी कहते हैं, इसे हम फ्रेगमेंट आयन भी कहते हैं, इसे हम डॉटर आयन भी कहते हैं। और ये जो डॉटर आयन पीक्स होती है वो हमारे जितने भी अननोन कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अब हर डॉटर आयन पीक का स्ट्रक्चर जानने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है, और क्यों नहीं पड़ती? यदि जो हमारा जो डॉटर आयन पीक बनी है यदि वो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं तो हम बहुत आसानी से स्ट्रक्चर का पता नहीं लगा सकते। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसमें जो डॉटर आयन पीक्स बनी है, तो वो जो पीक जहाँ पर डॉटर आयंस बने हैं वो कम से कम उनका अच्छा मॉलिक्यूलर वेट हो, तो हमें एक अच्छी सी स्ट्रक्चर यूनिट सामने दिखाई दे जाती है। तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें किस तरह की यूनिट या किस तरह का स्ट्रक्चर हमारा इसके अंदर उपस्थित होगा। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए हमें, या इसके फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न को समझने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर आयन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रा के लिए। हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी जो मॉलिक्यूलर आयन है उसकी पीक कहाँ पर आई है। बच्चों अभी अपन जब इनके फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि ये पीक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। वहाँ हम बहुत सारी और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे और नई चीज़ें पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि ऑड इलेक्ट्रॉन आयन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कंपैरेटिवली इवन इलेक्ट्रॉन आयन के मास स्पेक्ट्रा। और कब होगा इम्पॉर्टेंट? जबकि जो मास स्पेक्ट्रा है वो दोनों सिमिलर हो या लगभग समान हो, उस कंडीशन में हम जो ऑड इलेक्ट्रॉन आयंस हैं उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। थर्ड पॉइंट है, हाई मास के आयन ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कंपैरेटिवली लो, क्योंकि मैंने आपको अभी ये बताया है कि हायर मास का मतलब क्या हो गया कि जो आपका डॉटर आयन जो बना है, जो फ्रेगमेंटेशन का है, उसमें जो यदि बड़ी यूनिट है तो हमें कम से कम उसका थोड़ा बहुत
स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लग जाता है। अभी स्ट्रक्चर इसके स्पेक्ट्रा से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यदि ज़्यादा मास होगा तो हमारे लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि मेटास्टेबल आयन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। 5 पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो इंटेंसिटी है मास स्पेक्ट्रा की, वो ये बताती है कि हमारा जो आयन है वो कितना स्टेबल है। यानी कि बच्चों यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन होगा उसकी पीक हमें सबसे ज़्यादा इंटेंस मिलेगी और उसे ही हम बेस पीक कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपके सामने एक नई टर्म को यूज़ किया है, बेस पीक, और इसकी 100% अबेंडमेंट्स होती है। यानी कि ये आपको 100% आपको जब भी देखेंगे आपको बेस पीक मिल जाएगी। हम ये कहेंगे दूसरे शब्दों में कि जो भी हमारा इंटरमीडिएट जो भी हमारा फ्रेगमेंट बना है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब बच्चों बात आती है फ्रेगमेंटेशन की। अब यहाँ पर बच्चों ये समझने वाली चीज़ है कि हमने सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है। हमने एग्जांपल लिया है हेक्सेन का। हेक्सेन का 86 है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ठीक है। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, कुछ नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न अपन देखेंगे। फर्स्ट आप ये देखिए कि इसके अंदर सिंपल CH3 का लॉस होता है। किसका लॉस हो रहा है? CH3 का। CH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कार्बन का 12 हो गया, 3 इसमें हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया? 15। यानी फर्स्ट यूनिट जिसका लॉस होगा जब हम इसमें रेडिएशन डालेंगे, बम्बार्डमेंट कराएंगे इलेक्ट्रॉन की, तो जो हमारा फर्स्ट जो यूनिट यहाँ से निकल के जाती है वो 15 यूनिट निकल के जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें जो फर्स्ट यूनिट निकलने के बाद जो पीक मिलती है वो कहाँ पर मिलेगी? 71 पर मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए CH3, CH3, CH2, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या पहले 15 यूनिट गई। अब आप यहाँ समझने वाली बात है कि CH2 जाएगा यहाँ से, ठीक। CH2 में 12 आपका कितना हो गया? कार्बन का और 2 हाइड्रोजन यानी कि 14। अब यहाँ पर जो हमारी जो 71 है उसमें से हम 14 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 57। अब इस 57 में से हम वापस से हम माइनस करेंगे 14 को तो हमें 43 मिलता है, वापस से माइनस करेंगे तो हमें 29 मिलेगा। यानी कि जो हमें पीक्स मिलती हैं। अब बच्चों अपन इसको इसके स्पेक्ट्रा से समझने की, बेटा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे आप पढ़ेंगे जब आपका स्पेक्ट्रा देखेंगे, वही जो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हुआ, मॉलिक्यूलर आयन पीक बनी, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ पर हुआ। अभी मैंने आपको बताया 15 यूनिट गई, तो आपकी जो पहली पीक मिली है वो आपको यहाँ पर मिली। ये तो आपकी होगी मॉलिक्यूलर आयन पीक और ये हो गई आपकी दूसरी पीक। अब इसके बाद बच्चों आप ये देखिए कि सेकंड फ्रेगमेंटेशन के बाद यहाँ पर आपकी 15 यूनिट गई। अब हमारी सेकंड कितनी? CH2 यूनिट यानी 14 यूनिट यहाँ से जाएगी। अब 14 यूनिट जाने के बाद में हमें जो मिल रही है 57 पे मिल रही है। बच्चों ये आपकी बेस पीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब 100% अबेंडमेंट्स हो जाती है, मतलब आपको ना 100% यदि कोई पीक दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी पीक दिखाई दे रही है, उसे हम कहते हैं बेस पीक है। यानी कि ये जो हमारा बना है आयन बना है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन बना है और इसी की हमें बेस पीक देखने को मिल रही है। अब बच्चों सेकंड आप ये देखिए, फिर आप 14 माइनस करेंगे तो 43 पे हमें दूसरी पीक मिल रही है। इसी तरह से 29 पर हमको अगली पीक मिल रही है। तो हमें बच्चों ये समझ में आया कि किस तरह से फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है। बच्चों ये तो थोड़ा सा अपन ने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। अभी ना तो अपन ने फंक्शनल ग्रुप की बात करी ना किसी और की बात करी है। अपन ने सिंपल सा सिर्फ फ्रेगमेंटेशन में हमने सिर्फ एक पॉइंट को अभी डिस्कस किया है कि यदि कोई एल्केन की यूनिट है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होगा। बच्चों अब समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर एक सिंगल चेन ली थी जिसमें किसी भी तरह की ब्रांचिंग नहीं थी। ब्रांच समझ में आ रहा है आपको?
अब यदि किसी भी एल्केन की यूनिट के अंदर ब्रांचेस होंगी तो हमें जो यूनिट्स मिलेंगी, वो जो हमें पीक्स मिलेंगी या डॉटर आयंस जो हमको मिलेंगे वो हमें अलग अलग तरीके से मिलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे कि आगे जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है वो किस तरह से होते हैं, और उसी के बाद में हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है या जो भी हमारा अननोन कंपाउंड हमको दिया गया है उसमें हम किस तरह से आगे उसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। हालांकि हमें मास से ज़्यादा स्ट्रक्चर का पता नहीं लगता है, सिर्फ हम प्रोटॉन एनएमआर ही ऐसा है जो कि हमको स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह से जानकारी देता है। पर ये थोड़ी बहुत मदद हमको यहाँ ऐसे कर देता है कि इसके जो बड़े मास यूनिट्स हैं, जो बड़े फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं, उनकी जो हमें पीक मिलती है तो उससे हमें छोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर हमें इस तरह की यूनिट इस स्ट्रक्चर के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर हो सकती है। थैंक यू बेटा।